अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 1 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल और शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से अहम इशू हैं, बहुत सी डेवलपमेंट हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा आज का ज़रा लंबा हो जाता है क्योंकि चीज़ें सारी कवर करनी है, आप तक बताना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो आप तक असल। बहुत शुक्रिया आपका जनाब जस्टिस काजी फाइसा के केस की बहुत इनपुट आई, आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने सच और हक बताना है। मेरा किसी से अलाइनमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। सच पे चलना है और कौम को सच पे चलना है और सच पे बात होनी चाहिए। अभी गुफ्तगू करेंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था मेरे प्रोग्राम पिछले, अगर आपको याद हो, कि जो ताहयात नाहली पे दरख्वास्त दे रही है नाकाबिले समात है। वो क्या है? नाकाबिले समात है। उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का एक बयान है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। बेजा तनकीद हमारे से दिल दुखते हैं। और उन्होंने कहा है कि लोग बेशक फैसलों पर तनकीद करें लेकिन लिखने वाले पर ना करें, क्योंकि बेजा तनकीद है हमारे दिल दुखते हैं। नामजद चीफ जस्टिस साहब ने कल रात डिनर था, मैं जा नहीं सका। मुबारक पेश करते हैं उन्हें। और मैंने ट्वीट किया, मैंने अपने ख्याल का इजहार मैंने इसी तरह किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर अदालती तारीख का अहम तरीन दौर होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल का शुमार काबिल तरीन, निडर, ईमानदार, खुदातस और बेबाक जज साहिबान में होता है, जो अदलिया के एहतसाब पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और ख़ुद एहतसाबी पर भी पुख्ता यकीन। ये मकसद है। फिर मुख्तलिफ जो मैं ट्वीट हैं बैकग्राउंड पे चल रही हैं, जो बेजा तनकीद के हवाले से, वो सारी बैकग्राउंड पे चल रही होंगी। वो मकसद सिर्फ आप तक है, ये हालात और वाक़यात आप तक बताने हैं। फिर मैंने ट्वीट किया, ये वो मैं अगले लम्हे में उस पर गुफ्तगू करूँगा। यहाँ जो तकरीर करते हुए उन्होंने कहा, जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, इस इदारे को इज़्ज़त एहतराम देना चाहिए। बाब वजूहात की बिना पर ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद इजाफ़ा है, जिसम ख़त्म करने के लिए सब ने मेहनत करनी है। और इज़्ज़त देने पर शुक्रिया भी अदा किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। और उन्होंने कहा कि जस्टिस गुलजार साहब की एक बात जो बड़ी ज़रूरी है बताना है कि फ़ैसला वही अच्छा है जो वाज़ेह हो, फ़रीक़न को पता हो आखिरी फ़ैसला है। और उन्होंने जो है ना, जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने एक बात और कही कि हमारी बात सुनने वाला ऊपर खुदा है। मैंने जहाँ तक मुमकिन है अपने काम को बखूबी तौर पर अंजाम दिया है। मेरा दिल वकला के दिलों के साथ धड़कता है। ईमानदार आदमी है, बड़ी मेहनत की है। बड़े लोगों को एतराज़ है, बड़े लोगों ने अजीब व गरीब सी बातें की, लेकिन कराची अगर आज सफाई हो गई, चाइना कटिंग ख़त्म हो गई, बिलबोर्ड्स उतर गए, ग्राउंडें बहाल हो गई, तो ये क्रेडिट जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार साहब का है, ये मानना पड़ेगा। और उन्होंने बाकी बातें सारी हम जितनी भी देखते रहे ना, और काविशों को भी सराहा, लेकिन कई ऐसी बातें हो गई हैं ना, वो बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, उनसे बड़ी दिक्कत होती है। और आपको याद है इन्हीं के दौर में पहली खातून चीफ जज जो हैं जनाब जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनेगी। फिर इसी तरह फुल कोर्ट में खिताब किया जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने साफ कहा कि उनकी तमाम तरपेशवरन कामयाबियों का सेहरा उनके वालिद मोहम्मद नूर एडवोकेट को जाता है। बताया उन्होंने कि 2002 में वकालत शुरू की, और वकालत शुरू की 2002 में वकालत को खैरबाद कह दिया। सिंध हाई कोर्ट के जज बने तो काम ईमानदारी से किया। नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके थे। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज अपना चीफ जस्टिस की हैसियत से आ गए और बाहसियत चीफ जस्टिस न सिर्फ केसेस के फ़ैसले किए बल्कि इंतज़ामी अमूर भी सर अंजाम दिए। और जैसे ही जब काम शुरू किया, आपको पता कोविड आ गया था और वीडियो लिंक के ज़रिए समातें की, और उनके दौर में जो है ना 38,680 केसेस इल्तवा का शिकार थे। उन्होंने खुशी इस बात की इजहार किया कि उन्होंने 4,392 केसेस का फ़ैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 27,426 के फ़ैसले हुए हैं। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत खूबसूरत सी बातें की हैं। उनकी स्पीच जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखी जानी चाहिए। उन्होंने दिल की बातें और बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें की हैं। और सीधा सा उन्होंने कहा है कि वॉचफुल मीडिया के हवाले से जो बात उन्होंने की
कि जो जजेस को करते हैं स्कैंडल बैकग्राउंड पे, वो उतना पोर्शन भी मैं चला रहा हूँ। और बड़ा अच्छा वेलकम दिया जनाब जस्टिस गुलजार साहब को, नहीं आउटगोइंग चीफ जस्टिस को, और वेलकम दिया जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब को। वो भी सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। और एक जो बात और बड़ी मज़ेदार रखनी है आपके सामने ना, और सो मोटो जुरिसडिक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू की रेगुलर, लेकिन जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब, मैं वक्त से पहले बता दूं, सो मोटो पावर एक्सरसाइज करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में इनका कोई सानी नहीं है। मैं लाहौर हाई कोर्ट से जानता हूं कि इन्होंने बहुत से काम किए, बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, और उम्मीद है कि ज़रा इनके दौर में मफाद आमा के, वैसे देखिए सुनहरी दौर तो जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर गुजरता है, बहुत काम किया उन्होंने। तो उम्मीद है कि उस लोगों को बड़ा एतराज़ रहे, लेकिन पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म के अलावा काम हो नहीं सकते। जो गुफ्तगू की है बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, फिर किसी वक्त बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बड़ा ज़बरदस्त कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए आज़ाद बार एसोसिएशन पहली दफ़ा। हमारे यहाँ आज़ाद बार एसोसिएशन कोई नहीं है माजरत के साथ, ना ही पाकिस्तान बार काउंसिल है, ना ही बार एसोसिएशन। अभी मैं दूसरे हिस्से में तफसीली गुफ्तगू करा, और वकला की सियासी वाबस्ती हो सकती है, लेकिन तोपों का रुख असल जो है ना जी तौर के कलम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए। अदलिया आइन और पार्लिमानी निज़ाम की हुकूमत की मुहाफ़िज़ है, और तारीफ़ में बड़े अच्छे फ़ैसले दिए बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। जजिस तैनाती के लिए आइडियल तरीक़ाकार बनाना ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा निज़ाम से अच्छे नताइज सामने आए हैं। और जुडिशल कमीशन के अंदर जो बहस होती है वो भी हौसला अफजा है, और चीफ जस्टिस जो है ना दाद के मुस्तहिक हैं। जस्टिस आयशा मलिक काबिलियत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज मुकर्रर हुई। जजिस तैनाती में शफाफियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। इस तरह वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं उन्होंने भी खिताब किया। अटॉर्नी जनरल ने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने, ठीक है ना जी, और बड़ी वाज़ेह तौर पर जो चीज़ें सारी सामने रखी हैं, और कोशिश की है कि आप तक क्लैरिटी के साथ आप तक वो बता सकें कि हालात और वाक़यात क्या हैं। और फिर वही उनका फीज़ रहमान साहब को गिले रहे, बदकिस्मती अक्सर जज साहिबान की तैनाती मतलूबा मेयार के मुताबिक। मैं बातें नहीं करना चाहता। पाकिस्तान बार काउंसिल और में अंदर लोग मौजूद, और बार एसोसिएशन के अंदर लोग मौजूद हैं, कई जजेस तैनात हुए हैं। हमारी दोस्ती जारी नहीं है, इनकी कई जजों से दोस्ती जारी हैं। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं यार, ठीक है ना जी। और ये अब यहाँ तक ना अब पाकिस्तान बार का मुतमईन है कि जस्टिस उमर अता जस्टिस जो शख्सियत है आला इदारे का इख्तियार जो है ना मुंतकिल हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी उन्होंने किया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान वाले सदर सुप्रीम कोर्ट बार हसन बू ने कंट्रोवर्शियल तकरीर की। हमारे दोस्त हैं लेकिन कंट्रोवर्शियल तकरीर की है। चलें बहरहाल कर सकते हैं हाँ जी कि इनके दौर में सीनियरिटी के असूल की खिलाफ वर्जी की। कब कहा इनके दौर में जी, और मैंने बड़ी डिटेल में आपको PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 बैकग्राउंड पे नहीं मैं चलाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी के असूल पामाल किए गए। किसने कहा है असूल है? कोई असूल नहीं है सीनियरिटी के, और ये चैलेंज भी करता रहता हूँ बात है। और बाकी बड़ी बातों पर अब देखना जी, अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दे। क्या करते जनाब एहसन बून साहब, क्या करते? वो एक बंदा फैसला नहीं मानता, कंटेम्प्ट में तो सज़ा मिलनी है, जब सज़ा मिलनी है तो वो आर्टिकल 63 और 2 और 63 बैकग्राउंड पे आप चल रहा होगा। समझ लें मेरा केस है वो मोहम्मद अजहर सिद्दीक, जिसमें यूसुफ गिलानी को तौहीन अदालत में सजा हुई थी और वो अब डिस्क्वालीफाई होता है। आइन में लिखा है ना, इसका कोर्ट से क्या ताल्लुक है? अब वो मैरिट के बरक्स तो अदलिया की संगीन बहरान का सामना है। आप छोड़ दें अंदर की बातें, मैं क्या बताऊं आपको, अच्छा नहीं लगता। जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत से बाकी नुमाइंदों की राय गैर मौसर कर दी गई है। आला अदालतों के फैसले और अमल के म्यार यकसा होंगे तो किसी को उंगली उठाने का ये सब सियासी काम हो रहा है, सब सियासी हो रहा है, इनका कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ज़्यादातर तैनातियाँ पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हुई। 100% इत्तफाक नहीं है इस बात से। वकला जो है ना तंजीमों ने आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन के इख्तियारात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहाँ है जी? अभी तक तो आपके सामने है। यहाँ 209 के तहत जस्टिस काजी फायज़ के बारे में मामला पेंडिंग पड़े हुए, क्या हुआ? हम सब देख ही रहे हैं ना कि अभी तक क्या हालात और वाक़यात हैं। वो भी एक तकलीफ दह बात है। अब अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी
कि जैसे काजी फाइसा के खिलाफ झूठे रेफरेंस ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख साज है, नहीं इतफाक़ करते जी। किसने कहा तारीख साज है फैसला? जजेस अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई, स्टेक हो गई है, मेरिट की बातें हो रही हैं। जजेस अकाउंटेबिलिटी, एक तरफ आप जजेस अकाउंटेबिलिटी की बात करें, दूसरी तरफ अगर हालात और वाक़या देखें तो ऐसा तो नहीं है। ये तो तासुर गलत है, ये तो तासुर गलत है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो नजरसानी का फैसला है वो तो एरोनियस है, इतने फ्लॉज हैं उसके अंदर। और मैंने वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी आपको वो मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं अगले में, और वो मैंने आपके सामने बता दिया कि जो इन्होंने अंजाम आसन बून साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक वो पिटिशन दायर की, वो बैकग्राउंड पे चलाने की ज़रूरत क्या है, जिसमें समीउल्लाह बलोच के केस के हवाले से उस पर एतराज़ लग गया। मेरे पुराने प्रोग्राम देखने देने, मेरा ट्वीट चल रहा है को मैंने बता दिया, उस पर एतराज़। 2 एतराज़ बुनियादी तौर पर 3 या 4 होंगे, मैंने देखे नहीं है। पहली तो बात है ये मुतासरा फ़रीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या ताल्लुक इस हवाले से? ये तरमीम कराएं जाके आइन में, पार्लियामेंट में कहें वहाँ पर। और दूसरा, समीउल्लाह बलोच में ये फैसला तय हो चुका है, ये बड़ी अब कोई रह नहीं गया उसके अंदर, कोई डाउट नहीं रह गया, हर चीज़ तयशुदा हो गई है उसके अंदर। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है। और तीसरा जो है ना, मफाद आमा का केस नहीं है, और ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है। समीउल्लाह बलोच का रेलेवेंट पोर्शन जो है ना, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ कि जिसमें ये तौबा और बात कर रहे थे ना, तौबा की और मग़फ़िरत की। मग़फ़िरत तो मरने के बाद होती है, तौबा इस्तग़फ़ार तो आज तक उसने माना ही नहीं है। कहाँ उसने नदामत हुई है? ज़रा भर भी नदामत नहीं हुई है। तो लोग कह रहे हैं कि इसमें अपील फ़ाइल होगी, लाओ। कोई इसमें अपील लाओ कैसे हो सकती है? कोई ऐसा इशू है ही कोई नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू ही कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी तो ये अपने इख्तियार से तजावुज़ वाली बात होगी इस कॉन्टेक्स्ट में। ये जाएँ पार्लियामेंट में जाकर, पार्लियामेंट में जो मर्जी करें, रोका है इनको, पार्लियामेंट में जाके जो मर्जी करें। और मैंने 62(1)(f) के हवाले से बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। मैंने क्वालिफिकेशन के सेक्शन में कहा था, और डिसक्वालिफिकेशन में एज हो जा सकती है, लेकिन क्वालिफिकेशन में नहीं हो सकती। क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के हवाले से ना ही जहांगीर तरीन ने, ना ही नवाज शरीफ ने, बल्कि 3 लोगों को सजाया, तौहीन अदालत में सजा हुई। 5 जजों का फैसला, किस मुंह से बात करते हैं? और अदलिया के तजलील के हवाले से जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं, किसी गवर्नमेंट ने नहीं तोड़े। कभी सुप्रीम कोर्ट पे आपका सज्जाद अली शाह के दौर में हमला, और अब आप देख लें, आप कभी वीडियो बना देना, ऑडियो बना देना, साबका चीफ जस्टिस हर एक बिला वजह तनकीद, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठ की बुनियाद पर ये सारा करते रहे। तो ये मैं आपको बता चुका था कि ये दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। मेरे प्रोग्राम अगर आपको याद हो, चले पिछले दिनों मेरे 2 प्रोग्राम जो है मलिहा हाशमी के साथ इसके हवाले से चला, जो मैंने नुक्ता नज़र मलिहा हाशमी के साथ दिया, ज़रा वो सुन लीजिएगा। मलिहा, एक बात तो आप समझ लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ख़ास तौर पर जैसे ही नवाज शरीफ जब बाहर से जब पाकिस्तान आए थे, तो उसी वक्त से इन्होंने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के अंदर पेनिट्रेशन शुरू कर दी थी, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में। जहाँ वोकला को अपने साथ अलाइन किया, तो वहाँ इलेक्शन के अंदर आप हर एक को पता है कि अली अहमद कुर्द के इलेक्शन में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की थी। अभी के इलेक्शन में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ चीजें समझ आ जानी चाहिए। आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैंने उनको वोट किया है, और वो वहाँ बाकायदा लंदन में मुलाकात करके आए हैं, और उसी के बाद ये फैसला हुआ। और 2 चीजों का ध्यान में रखिएगा, बाकायदा मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होने का इंतजार किया गया, और ये पिटीशन डिले करके फाइल की गई। अब इसके पीछे क्या मंतक है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा आपको कि क्या चाहते हैं। और कोई एक सुप्रीम कोर्ट के जो अपना जो बाद वाले जजों में एक पता चल रहा है कि उनसे को मुलाकातें भी होती फिर रही हैं। अब ये एक रवैया जो चल रहा है, और ये वैसे भी ये प्रॉक्सी पिटीशन है। देखे ना वो क्या कह रही हैं कि तौबा और इस्तग़फ़ार का दरवाजा तो खुला रहता है। बिग क्वेश्चन है, कोई नदामत हुई, कोई तौबा की, वो तो डटे खड़े हैं, वो तो एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं। हम उनका केस किस पोजीशन में लेकर जा रहे हैं? ये तो नजर आ रहा है कि आप एक सियासी जमात को फेवर करना चाह रहे हैं, और वोकला बरादरी की मेजॉरिटी इस अमल को पसंद नहीं करती है, और ज्यादा ने इस बात को रिजेक्ट किया है, और इनका इफेक्ट जो है उनके आने वाले इस ग्रुप के इलेक्शंस में पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब ये मामला आया था ताहयात नायली के हवाले से, तो उस वक्त भी आसमा जहांगीर को इन्होंने खड़ा किया था इस केस के अंदर। नवाज शरीफ को बाकायदा नोटिस हुए थे, नवाज शरीफ खुद पेश नहीं हुए, अटॉर्नी जनरल सारा दफ्तर उनका था, और उस वक्त भी ये सवाल आया था, बाकायदा उस पैरे में लिखा हुआ है। और जो
अब अपने आने वाले चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उस जजमेंट में लिखा था कि नदामत कोई की तो आज तक बता दे। एक बंदा कहता है भाई सगेशियस राइटर्स बयानतदार और अमीन अगर आए तो आपने किसी एक जगह को आपके 3 पार्टी के जो है ना वो तौहीन अदालत में सजाएं हो चुकी हैं, तो हम नहीं समझते हैं। और ये नाम दरखास्त मैं आपको वक्त से पहले बताता हूँ, ना काबिल समाअत है, इस पे एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिसर लगने चाहिए हर हालत में, अगर ना लगे तो ये फायदा देने की कोशिश होगी, मैं आपको पहले बता दूं आपको। अब आते हैं तो जब उन्होंने देखा जी जब उन्होंने देखा कि ये मामला आ गया है तो आपको पता है। और दूसरी बात है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट ये कोई बहुत बड़ी जो आज तरामीम ला रहे हैं फौजदारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये कोई एडवांटेज ना ले जाए। यानी जो 74 सालों में जो सियासी जमातें वो जो गन था वो साफ ना कर सके। अब उन्हें मुसीबत ये पड़ गई है कि ये कोई क्रेडिट ना ले जाए, ये आवाम में जो पजीरा ही ना मिल जाए और आने वाले इलेक्शन में यही एक बेस बन के उन्हें फायदे ना मिल जाए, तो वो जानबूझ के वैसे अलावा। दूसरा देखिए, आपका पता है कि जो आपका जितना आपका पॉलिटिकल एलीट है ना, वो जान के चाहती है डिले करने वाला, झूठे पर्चे दर्ज होने वाला, ताकि उनकी जो मिथ है ना पॉलिटिकल मिथ इलाके में कायम हो सके। हमने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है सर। बेसिकली गोल्डन एरा ये अचीवमेंट ऐसी है कि जिससे क्रिमिनल, ये आपको हर को पता होना चाहिए, 8 से 10% पुलिस का कन्विक्शन रेट है। जब ये एक निजाम आएगा फलां टाइम में इतना काम हो सकेगा, FIR रजिस्टर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, ये मॉडर्न अपना ऑडियो वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में जब चीजें आप रिकॉर्ड पे आ सकेंगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। वरना तो आपको पता है पुलिस यहाँ पर अब जब ज़िम्नियाँ लिखती है, जब बयान लिखती है, 161 के सारी तब्दीलियां कर देती हैं। और इसमें अंदर जो खास एक जो चीज रह गई है कि वो आपको मलिशियस प्रोसिक्यूशन, झूठे मुकदमों के हवाले से भी, झूठे पर्चों के हवाले से भी एक लाए अमल तय करना है। उसमें जुर्माने और भारी भारी जुर्माने रखने पड़ेंगे आपको। आपने ये जो काम कर रहे हैं ना, प्रोसिक्यूशन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्राइम सीन प्रोक्योर भी कर रहे हैं। अगर ये हो गया, पुलिस की ट्रेनिंग सही हो गई और इसके ऊपर एक सुपरविजन का निजाम मैं तजवीज करता हूँ कि बाकायदा हमारे जो जजेस हैं ये रिटायर होते हैं, वो घर बैठे रहते हैं, उनको वहाँ बिठाएं। आप पैसे दे रहे हैं, आप उनको आप पेंशन देते हैं, उनको वहाँ बिठाएं, बिठाकर एक अथॉरिटी बनाएं जो उनको ओवरव्यू करे, जो देखे कि वाकई आ चुकी है। और वैसे भी ये तरामीम पे अगर किसी को एतराज है, भैया आपने अपने पार्लियामेंटेरियन मुंतखब की है, आप नेशनल असेंबली के अंदर लड़े, उसके अंदर वहाँ देखें एतराज़ात। और वैसे भी वज़ारत कानून और इंसाफ ने, और ये मैं क्रेडिट देता हूँ इमरान खान साहब को तो नंबर 1 के ऊपर, दूसरा फारूक नसीम साहब को, कि उन्होंने ये पाकिस्तान की तारीख बदलने की कोशिश की है। इसके नतायज बहुत जबरदस्त मिलेंगे। अगर किसी को एतराज़ात होगा वो आए, आकर पार्लियामेंट में बैठे, वो तरामीम ना होने दें, आप बैठे आके अपना सेनेट में बैठे और रिजेक्ट करवा दें। आपके पास रेमेडी अवेलेबल। जी, मलिहा हाशमी के साथ आपने पब्लिक न्यूज़ पे देखा, फिर आयशा बख्श के साथ मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की ये 2 दिन पहले, और इस पर मैंने बड़ा, जो मैंने आपके सामने बात कही थी वो चूँकि रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, मैं अपना प्रोग्राम नहीं चला रहा, ये जो कि चैलेंज पे चला है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। हमारे पास असल में फैक्ट्स पूरे नहीं होते, चीज़ें हमने देखी नहीं होती हैं। 62(1)F जो है ना, 62 और 63 यकीनन अपना ज़ियाउल हक के दौर में आया था। 18वीं तरमीम के अंदर जब ये सारे मामला आए थे, तमाम सियासी जमातों ने 62 और 63 को रिव्यू करके अब इसको एंडोर्स जो है ना, आपके जमहूरी गवर्नमेंट ने किया है। और बड़ा सर शर्मिंदा है, गलती तस्लीम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, सादक और अमीन को हम क्यों ये लेकर चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आका दो जहां हुजूर नबी करीम सब, सादक और अमीन से मुराद है सच्चा और दयानतदार होना। सच्चा और दयानतदार होना तो हर एक भी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी ये कहना कि वो वाले कौन से वो पैरामीटर की बात हो रही है, हम जरा आगे चलते हैं। इशू क्या है? इशू ये समझना है कि एक मुल्क का एक वजीर आजम जैसे दोहरी शहरियत रख नहीं सकता, तो दूसरे मुल्क का एक वजीर आजम जाके मुलाजमत नहीं कर सकता। अब ये कहना कि अकामा की शर्त ये है कि आप मुलाजम हो और तनख्वाहदार हो। अगर आप तनख्वाहदार नहीं है तो आपको बाकायदा वहां फौजदारी प्रोसीडिंग शुरू होती है। ये भी बात है कि आपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए, उसमें आपने डिक्लेयर नहीं किया, और डिक्लेयर जब आपने नहीं किया तो मिस डिक्लेरेशन 62(1)F के तहत आती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि आपको नॉन सगेशियस राइटर्स प्रोफिलिगेट डिक्लेयर कर सकती है। इसको चैलेंज किया गया, और अब मैं हैरान होता हूं, हम सब बातें करें, हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बैठकर अकामा की बुनियाद ये नहीं है, मिस डिक्लेरेशन है, उस पर रिव्यू भी खारिज हो गई ना। मैं इससे आगे चलता हूं आपको, और बड़ा अहम केस है, वो केस है समीउल्लाह बलोच PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 5 मेंबर बेंच का फैसला है।
नवाज शरीफ साहब को जो ताहियात नाहली वाला मामला इनको नोटिस हुआ, गवर्नमेंट इनकी थी, अटॉर्नी जनरल, और इन्होंने बाकायदा इनडायरेक्ट तरीके से आसपास जहांगीर साहब को अपॉइंट किया इनका केस प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आई। अब जरा सुनिएगा, इस जो पिटीशन जो फाइल की है इसमें कबा इस्तगफार के हवाले से किसी एक जगह नदामत हुई हो नवाज शरीफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 62(1)(f) है क्या? ये है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, और क्वालिफिकेशन फॉर एवर होती है, फॉर डिसक्वालिफिकेशन आर्टिकल 63 के अंदर है कि वहां तौहीन अदालत में मैंने यूसुफ ज़ा गिलानी को जब नाहल करवाया था तो वहां पर है वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप दोहरी शहरियत जब छोड़ देंगे इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप डिफॉल्टर है, आप पैसे दे दें इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपने गवर्नमेंट न्यूज नहीं दिए, वो क्लियर कर दिया, आप इलेक्शन लड़िए। लेकिन 62(1)(f) के हवाले से प्रूव तो करें अजहर साहब। अजहर सिद्दीक साहब, टाइम कम है, मुझे सिर्फ ये बताइए, जो ऊपर ये बात कर रहे थे अकामा और वो सारा मामला, वो कहते हैं तब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, 434 केस में से एक केस को हैंडल किया गया। अब अगर ये जाता और आप लोग क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसका मतलब है हम लोग कानून का रास्ता नहीं ले रहे, दो जानिब से दो राय लेके कानून को रिस्पेक्ट किए बगैर अपने अपने पॉलिटिकल इंटेंशन सिर्फ सामने रखे जा रहे हैं। अच्छा जरा समझना है कि उस वक्त जो पिटीशन फाइल की गई थी वो पनामा के अगेंस्ट नहीं थी, वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट फाइल की गई थी। जमात इस्लामी भी आई थी, अपना इमरान खान साहब भी आए थे, बाकी लोग भी आए थे सारे, और चौके वो अच्छा वो पिटीशन तो चले हो गया। इनकी गवर्नमेंट इतना अर्सा रही 2017, 18, 19 इन्होंने कोई पनामा के किसी केस का कुछ किया? मैंने न्याय में कंप्लेंट दायर की, इन बात को छोड़े। जी आपने मेरा नुक्ता नज़र सुन लिया बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ा वाज़े तौर पर, और हर चीज़ मैंने आपके सामने रख दी है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।